हाय एवरीवन। आज से हम आरसीटी के स्टेप्स जानेंगे। हम पूरी आरसीटी पढ़ेंगे। सबसे पहले आरसीटी में आता है अब हमें किन केसेस में आरसीटी करनी है, किन केसेस में हमें आरसीटी करनी है, हम वो केसेस डिस्कस करते हैं। पहले तो हमारा केस हो जाता है पल्पाइटिस का। उस केस में तो हमें आरसीटी करनी ही करनी है। जिस केस में हमें लग रहा है कि कैविटी पल्प अप्रोचिंग है, उन केस में हमें आरसीटी करनी है। सेकंड केस हमारे ऐसे केस होते हैं जैसे कि क्रैक्स। अब ऐसे क्रैक्स जो कि पल्प इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन केस में भी हमें आरसीटी करनी पड़ती है। लेकिन ये क्रैक्स को डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है और ये क्रैक्स हमारे आरसीटी के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने चाहिए। नाउ थर्ड होता है हमारा नॉन केरियस लीजन्स, जैसे कि एट्रीजन, एब्रेजन, एफ्रैक्शन। इन सब केसेस में भी हमें आरसीटी करनी पड़ती है जब हमारे पल्प अप्रोच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसके दांत एट्रीड हो गए ऊपर से। अब इस केस में हमारा यहाँ से पल्प एक्सपोज हो चुका है, तो ऐसे केस में भी हमें आरसीटी करनी पड़ेगी। नाउ फोर्थ इज सेंसिटिविटी वाले केस। सेंसिटिविटी कब? जब पेशेंट को एट्रीजन हो। इस केस में क्या होता है कि हमारे ऊपर का एनामल इरोड एट्रीड हो जाता है, लेकिन जो हमारा पल्प होता है वो बहुत क्लोज आ जाता है। यहाँ का डेंटिन जो है वो बहुत कम बचता है, तो ऐसे केस में पेशेंट को बहुत सीवियर सेंसिटिविटी होती है। इस केस में हमारा फर्स्ट अप्रोच हमारा एंटी सेंसिटिविटी पे ही जाता है, लेकिन अगर उससे हमें इफेक्ट नहीं मिलता है तो फिर हम इससे भी आरसीटी करते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें हम आरसीटी पेशेंट को रेफर करते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है, ऐसा कोई भी केस जिसमें पल्प इन्वॉल्व हो रहा हो, पल्प इन्वॉल्व हो, उसमें हमें आरसीटी करनी है। और पहला तो ये पल्प इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरा सिम्टम्स होने चाहिए इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? 10 सेकेंड से ज्यादा उसको लिंगरिंग पेन होना चाहिए, रात में पेन होना चाहिए, और कुछ केसेस में ये रेडिएटिंग पेन भी होता है। अब लिंगरिंग और ये जो सारे पेन है, सिम्टम्स है, ये किसी भी स्टिमुलाई पे नहीं होंगे। जैसे कि हमारे रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये दांत है, यहाँ अपना पल्प है, और रिवर्सिबल क्या होता है कि अभी पल्प अप्रोचिंग है, इन्वॉल्व नहीं किया है। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, अगर यहाँ पे फूड लॉजमेंट होगा या पेशेंट ठंडा गर्म खाएगा तो उसे हाल पेन होगा, लेकिन जैसे ही स्टिमुलाई हट जाएगा तो वो पेन चला जाएगा। ये केस होता है अपना रिवर्सिबल का। लेकिन इरिवर्सिबल में ये स्टिमुलाई पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें पेशेंट को कंटिन्यूअस लिंगरिंग पेन रहेगा, रात में वो सो नहीं पाएगा, रात में ज्यादा पेन रहेगा, और हो सकता है वो रेडिएट भी करे। अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स बता रहा है तो फिर आपको उस केस में आरसीटी करनी है। एक केस और होता है हमारा जिसमें हमें पेशेंट को आरसीटी एडवाइस करनी होती है, दैट इज पेरियोएंडो लीजन। इस केस में क्या होता है, हमारा टूथ वाइटल है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई हमारा लीजन नहीं है, ट्रीजन एब्रेजन कुछ नहीं है, लेकिन साइड में पॉकेट बन गई है। अब ये पॉकेट डीप होते होते हमारे अपाइकल फोरामेन के थ्रू इंफेक्शन क्रिएट कर देती है, तो इस केस में भी हमें आरसीटी करनी पड़ती है। तो हमें आरसीटी कब नहीं करनी है? ऐसे बहुत सारे केस होंगे जब हमें आरसीटी नहीं करनी है। पहला तो जब जो हमारा केरीज है वो हमारा फर्केशन इन्वॉल्व कर चुका है, या फिर वो हमारा रूट इन्वॉल्व कर चुका है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये केस है, अब इसमें जो कैविटी है या तो फर्केशन तक जा चुकी है, उससे ये दो टूथ बाइफर्केट हो गया, या ऐसा कोई केस जिसमें जो कैविटी है वो रूट के काफी डीप में जा चुकी है कि हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, तो उसमें भी हम आरसीटी नहीं करेंगे। आरसीटी हम कब नहीं कर देंगे? मेनली तब जब उसमें रेस्टोरेशन पॉसिबल ना हो।
फिर सेकंड केस होता है हमारा जब हमारा बहुत सीवियर पेरिडोंटाइटिस हो। इस केस में क्या होता है, हमारा टूथ तो बहुत वाइटल भी हो सकता है, अच्छा खासा दांत है, लेकिन साथ में पूरे बोन लॉस हो गया है और ये ग्रेड 3 मोबिलिटी पे है। तो ऐसे केस में भी हम इस दांत को नहीं बचाएंगे, इवन दो पेशेंट हमें सेंसिटिविटी की ही कंप्लेन क्यों ना लेके आया हो, हम इसको एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करेंगे। नाउ थर्ड वन इज क्राउन टू रूट रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्राउन पोर्शन, हमारा विजिबल पोर्शन इतना है और रूट पोर्शन इतना है। ये रूट पोर्शन बोन में एम्बेडेड होता है। आइडियली ये जो है 1:2 का रेशियो होना चाहिए इसका, लेकिन हम एक नॉर्मल प्रोग्नोसिस के लिए भी, फेयर प्रोग्नोसिस के लिए भी इस रेशियो को 1:1 भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस जिसमें हमारा बोन लेवल बहुत कम है, जिसमें ये पोर्शन हमारा अप्रॉक्स 2 है और ये पोर्शन 1 है, तो हम इन केसेस में पेशेंट को एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करेंगे। हमें ये देखना होता है कि एटलीस्ट हमारा जो रूट है उसका मिडिल तक एटलीस्ट बोन हो। अगर मिडिल थर्ड तक बोन नहीं है और मिडिल थर्ड के नीचे बोन है, तो हम ऐसे केस में एक्सट्रैक्शन ही प्रेफर करते हैं। नाउ फोर्थ इज कि रिमेनिंग वॉल्स कितनी है। अगेन रिमेनिंग वॉल्स हम आइडियली देखते हैं तो एटलीस्ट 2 वॉल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा एक टूथ है, यहाँ पे हमारी कैविटी कुछ इस तरीके से लगी है, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 वॉल्स रिमेनिंग है, तो इस केस में हम आरसीटी कर सकते हैं। ऐसे बहुत केस आएंगे जब आपका 3 वॉल कैविटी लगा होगा, सिर्फ 1 वॉल रिमेनिंग होगा, तो उसमें डिपेंड करता है कि हम पोस्ट एंड पोर से बचा सकते हैं कि नहीं, वो कितना स्ट्रांगली फर्म टूथ है, कितना उसमें बोन लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, पेरियोडोंटिकली कितना वाइटल है, उस पर डिपेंड करता है। बट अगेन अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें, हमें आरसीटी कब नहीं करनी है या कब करनी है, तो हम उसमें 2 वॉल्स देखते हैं, एटलीस्ट 2 वॉल्स होनी चाहिए।